क्वेश्चन आते हैं, फिर हमको किस तरीके से पढ़ना है, उससे पूरा एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये सब पेट में पिछले साल जो पहली बार पेट कराया गया था उसके आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आप देखिए, जैसे इसको आपको आइडिया मिलेगा। जैसे हम सारे क्वेश्चन, जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन है इसमें पेट में, तो वो लगभग 50% जीएस का ही सेक्शन है। तो उसको सबको देखने के बाद हमको पूरा एक आइडिया चल जाएगा हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वाज कंटेम्परेरी ऑफ द शिवाजी। ये पूछ रहे हैं कि शिवाजी के समकालीन संत कौन थे। ठीक है, शंकराचार्य है, नामदेव है, चैतन्य है, तुकाराम है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नामदेव। ठीक है, तो अब देखिए ये सब सारी चीजें ऐसे क्वेश्चन, जैसे कभी पूछ लेगा कि अकबर के समकालीन कौन थे, कभी पूछ लेगा कि शिवाजी के, जैसे पूछ लिया, कभी पूछ लेगा औरंगजेब के समकालीन कौन से। तो ऐसे हमको इसको देखते चलते जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इससे क्या आइडिया मिल रहा है कि हमको फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर, अब भारत का पहला गवर्नर, ये सारी चीजें देखना है। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इससे हमको पता चल रहा है। और पूछेगा कि ये अगर ये बंगाल पूछा है, अभी पूछ लें कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो हम लिखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, जब भारत पूछेगा। अभी क्या पूछा है? बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड रिपन को ही जानते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इनको जो है तो पंचायती राज व्यवस्था लाने का श्रेय दिया जाता है, और एक तरह से इन्होंने प्रेस को फ्रीडम दिलाई थी। जो लॉर्ड लिटन ने इसके पहले एक तरह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे, उसको खत्म करने का काम लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड क्लाइव था जिसने बंगाल को जीता था पहली बार, और उसमें वहीं से शुरुआत होती है कि लॉर्ड क्लाइव ही पूरे साम्राज्यवाद की नींव रखता है एक तरह से। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला है चरक संहिता संबंधित है। देख रहे हैं पेट में इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल आते हैं, ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता, बस आराम से थोड़ा सा आपको उस चीजों के बारे में अवेयरनेस होगी। अब चरक संहिता के रचनाकार कौन है? आचार्य चरक। कौन है? आचार्य चरक। और उन्होंने ये किसके बारे में है? तो ये मेडिसिन के बारे में। किसके बारे में है? मेडिसिन के बारे में लिखा गया ये ग्रंथ है। ऐसे ही आपसे आने वाले पूछ लेंगे, जैसे ये चरक संहिता, फिर पूछ लेंगे बृहद संहिता किससे संबंधित है, फिर पूछ लेंगे कि आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। ठीक है, एंड भास्कराचार्य ने कौन सा लिखा है। तो ये सब हमको आगे आने वाले लेक्चर्स में ये सब देखते चलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए ये भी एक पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे भारत में शासन करने में दिए गए शासकों का कालक्रम, अच्छा ये पूछ रहे हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है हमको। 4-5 ऑप्शन दिए हैं, जैसे पहला है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। अब आपको अगर थोड़ा सा जो हमारा दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल काल के बारे में अगर आपको पता है कि कौन कौन सा है, तो जैसे देखिए इल्तुतमिश किसका था? गुलाम वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश का था। अब शेरशाह सूरी और अकबर ये मुगल कालीन के थे। तो हमको याद होना चाहिए सबसे पहले कौन सा आता है? गुलाम वंश। फिर कौन सा आता है? गुलाम के बाद खिलजी आते हैं, तुगलक आते हैं, सैयद आते हैं, और फिर लास्ट में कौन से आते हैं? लोधी वंश आते हैं। तो अगर अब हम इसके थ्रू देखेंगे तो सबसे इल्तुतमिश किस वंश का था? गुलाम वंश का था। सबसे पहले क्या आ जाएगा? इल्तुतमिश आ जाएगा। फिर खिलजी वंश, तो दूसरा क्या आ जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा। फिर तीसरा, अब देखिए शेरशाह सूरी जो है अकबर के पहले आता है। वो हुमायूं को हरा के एक तरह से शासन पे बहुत सारे क्षेत्र जीतता है। तो शेरशाह सूरी तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और बाद में अकबर आता है और शेरशाह सूरी की ही बहुत सारी योजनाओं को अपने राज्य में लागू करता है। ठीक है, तो क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा नंबर 4 आ जाएगा। फिर नंबर 4 के बाद कौन सा आ जाएगा? नंबर 3 आ जाएगा। फिर ठीक है, फिर नंबर 3 के बाद कौन सा? नंबर फर्स्ट आ जाएगा, फिर नंबर सेकंड। ठीक है, तो कौन सा हो रहा है? 3 नंबर इसका आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने थे। तो ये सब हम सारी चीजें आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी हमको यहाँ से क्या मिल रहा है? एक आइडिया मिल रहा है कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है सारी चीजें। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है
कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही फेमस टर्मिनोलॉजी रही है कि भारत की आजादी के समय जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। किसको? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पर्सन थे जिस टाइम पे हमारा नेशनल मूवमेंट का आंदोलन चल रहा था, और उन्होंने हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस को लीड करने का काम किया था, इसीलिए उस टाइम पे इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू होम रूल लीग वेयर स्टार्टेड इन 1915 एंड 16 अंडर द विच लीडरशिप। पूछ रहे हैं कि होम रूल लीग जो है तो 1915-16 में स्टार्ट किया गया, तो किसकी लीडरशिप में? और दो होम रूल लीग स्टार्ट किए गए थे, एक तो एनी बेसेंट के लीडरशिप में और दूसरा लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अब जैसे होम रूल क्या है? अब होम रूल मूवमेंट जो है तो आयरलैंड से मूलतः इसकी उत्पत्ति कहां हुई थी? आयरलैंड में हुई थी। कि जैसे आयरलैंड अभी भी जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन में एक सेक्शन जो आता है नदर्न आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड आज भी ग्रेट ब्रिटेन के अंडर में आता है। तो आयरलैंड जब उस टाइम पे वहां आंदोलन चल रहे थे ब्रिटिशर से आजादी की, तो वो लोग होम रूल लीग आंदोलन शुरू। होम रूल का मतलब है कि हमारे जो घरेलू शासन है, जो हम लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमको दे दीजिए, बाकी आप फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, कम्युनिकेशन आप देखिए। तो वहां से इंडिया में शुरुआत हुई थी, वहां से इंडिया में एक कॉन्सेप्ट लागू किया गया था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्टली इनकरेक्टली मैच है। ठीक है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत सारी गलतियां हो जाती है करेक्टली और इनकरेक्टली के जब हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे पहला लिखा है औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है, 709 में। दूसरा लिखा है 622 में मुस्लिम लीग की शुरुआत, और तीसरा लिखा है 78 में शक संवत की शुरुआत, और 261 बीसी में कलिंग युद्ध की शुरुआत। तो ये आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी, थोड़ा सा कुछ डेटे याद करनी पड़ेगी। जैसे औरंगजेब की मृत्यु जो है तो 1709 में ना होके कब हुई थी? 1707। ठीक है, तो यही यहाँ पे क्या है? इनकरेक्टली मैच्ड है। और 622 में मुस्लिम लीग की शुरुआत, ये बिल्कुल सही है। शक संवत 78 बिल्कुल सही है, एंड 261 बीसी में कलिंगा युद्ध बिल्कुल सही है। ठीक है, तब कलिंगा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था बताइए? अब कलिंगा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अशोक, सम्राट अशोक और कलिंग नरेश पद्मनाभन के बीच। ठीक है, कलिंग नरेश। कलिंग कहाँ फैला हुआ था? कलिंग साम्राज्य मोस्टली आज का जो हमारा उड़ीसा का पार्ट है, बाकी कुछ पार्ट आंध्रा, कुछ पार्ट वर्तमान छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट उस टाइम का वर्तमान झारखंड, ये सभी चीजें मिला के कलिंग साम्राज्य बनता था। ठीक है, तो मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग नरेश पद्मनाभन के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नंबर ए, 1709 डेथ ऑफ द औरंगजेब। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा ये तो लगभग सबको पता है, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा। ठीक है, मुंबई के ग्वालिया टैंक से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और जैसे ही आंदोलन की शुरुआत होती है सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ नेता जैसे राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण, ये जो भूमिगत रह के मतलब एक तरह से सीक्रेट होके इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं और अंग्रेजों को विवश करते हैं कि वो भारत की स्वतंत्रता देने के लिए बाध्य हो जाए। ठीक है, तो कब दिया गया था इसको? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जैसे अगला देखिए, अगला है कि ये पूछ रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग, कि हमको मिलाना है कि किसने किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय। किसने की? राजा राम मोहन राय। ठीक है, जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद।
ये लगभग सबको पता होने चाहिए, बस हमको एक अगर सही से डेट पता है तो हम क्रोनोलॉजी मिला लेंगे, मैच द फॉलोइंग कर लेंगे। जैसे आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। देखिए यही इनकरेक्टली एक दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 4 है और इधर 5 दिए हुए हैं, तो ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। और श्री धरालू नायडू ने किसकी स्थापना की थी? श्री धरालू नायडू ने एक तरह से वेद समाज की स्थापना की। किसकी? वेद समाज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। तो 1 का A का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद 1 नंबर पे, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज कराएंगे, एक्सप्लेन प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा।